नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार की दुनिया को समझते हैं किताबों की जुबानी। आज हम एक ऐसी किताब की ओर बढ़ रहे हैं जो हर ट्रेडर की सबसे बड़ी जंग, अपने ही इमोशन से को जीतने की कला सिखाती है। किताब का नाम है माइंडफुल ट्रेडिंग, मास्टरिंग योर इमोशंस, जिसे लिखा है जे रंड हॉवेल ने। यह किताब आपको न सिर्फ तकनीकी ट्रेडिंग सिखाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे आप डर, लालच, जल्दबाजी और पछतावे जैसे इमोशंस को कंट्रोल करके बन सकते हैं एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर। तो चलिए डूबते हैं इस किताब की मनोवैज्ञानिक गहराई में और जानते हैं वो माइंडफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो बदल सकती है आपकी ट्रेडिंग जिंदगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। ये किताब आपको एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक मानसिकता बनाने में मदद करेगी ताकि आप उत्कृष्ट प्रदर्शन की अवस्था से अपनी ट्रेडिंग कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकें। कई व्यापारी ये शिकायत करते हैं कि वे ट्रेडिंग करना जानते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं और दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि आपकी निजी मनोविज्ञान ही असल में ट्रेड करता है, आपकी ट्रेडिंग विधि या प्लेटफॉर्म नहीं। ये तो बस उपकरण है। लेखक रैंडे हॉवेल का कहना है कि ये किताब आपको शांत, आत्मविश्वासी, निष्पक्ष और साहसी अधिकार की भावना के साथ ट्रेड करने की आपकी क्षमता को विकसित करना सिखाएगी। कई व्यापारी अपनी भावनाओं और मन को नियंत्रित न कर पाने की निराशा व्यक्त करते हैं, भले ही वे जानते हो कि ट्रेड कैसे करना है। ये किताब उन सवालों का जवाब देती है। ट्रेडर अक्सर भावनाओं और दिमाग की अनदेखी या उनसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे वे मनमौजी हो जाते हैं। ट्रेडिंग के 3 गतिशील और आपस में जुड़े पहलू हैं: प्लेटफॉर्म, कार्यप्रणाली, मेथडोलॉजी और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इन तीनों में से मनोविज्ञान ही प्रक्रिया का निर्देशक है। एक सर्जन की तरह जिसके लिए स्केलपेल उसके मन और हाथ का विस्तार है, वैसे ही एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कार्यप्रणाली और मन का मनोविज्ञान है। जैसे एक अप्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में स्केलपेल खतरनाक होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की उपेक्षा विनाशकारी हो सकती है। किताब में जाकोब का एक उदाहरण दिया गया है, जो शुरुआती 6 महीनों में पूरी तरह से निराश होकर ट्रेडिंग छोड़ने वाला था, लेकिन फिर उसने अपने मन को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। 6 महीने बाद वो 50% जीत दर के साथ ट्रेड कर रहा था और उसके जीतने वाले ट्रेड हारने वाले ट्रेडों से 2.3 गुना बड़े थे। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग और मनोविज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि अधिकांश व्यापारी ट्रेड करने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि वे नुकसान के डर या पिछले नुकसानों की भरपाई करने की जल्दबाजी से घिरे होते हैं। ये मनस्थिति नुकसान की नींव रखती है। किताब आपको धारणा की प्रकृति, डर के जैविक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप और उसे कैसे प्रबंधित करना है, ये सिखाएगी। आप जानेंगे कि कैसे भावनाओं का हाईजैक अतीत की बात हो सकता है। आशा है कि ये किताब आपको ये देखने में मदद करेगी कि ट्रेडिंग के वादे, व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता आपकी पहुंच में है। अध्याय 1, संभावना, संभाव्यता, विश्वास और ट्रेडिंग, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, बिलीफ एंड ट्रेडिंग। ये अध्याय बताता है कि आपकी भावनात्मक स्थिति कैसे आपकी धारणा को आकार देती है और अंततः आपकी ट्रेडिंग वास्तविकता को। अध्याय की शुरुआत स्टीव और टॉम की कहानियों से होती है। उस स्टीव ने अपनी चिंता को ध्यान से सुना और अपने डर को भावनात्मक रूप से नियंत्रित किया। उसने एक शांत और जिज्ञासु मनस्थिति विकसित की, जो उसे बाजार में संभावनाओं को देखने में मदद करती थी। और दूसरी ओर टॉम ने अपने डर को नजरअंदाज किया और एक नकली बहादुरी का चेहरा पहनकर ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश किया, जिससे आत्मसंदेह और डर पैदा हुआ। ये अध्याय जोर देता है कि आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपकी मनःस्थिति को निर्धारित करती है।
जो फिर आपकी संभावनाओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी क्रियाएं और अंततः आपकी वास्तविकता बनती है। किताब बताती है कि विश्वास ऐसी चीजें हैं जो आपको नियंत्रित करती हैं, न कि आप उन्हें। ये मान्यताएं आपकी धारणा और वास्तविकता को बनाती है। मनमौजीपन, माइंडलेसनेस के कारण व्यापारी अक्सर अपने बिना जांचे परखे मूल विश्वासों के प्रति अंधे होते हैं। एक मास्टर ट्रेडर उदाहरण दिया गया है जो अपने विश्वासों को सचेत रूप से चुनता है, ये जानते हुए भी कि बाजार उसकी कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है। उनका दृष्टिकोण जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है, व्यक्तिगत योग्यता पर नहीं। हमारे मनोवैज्ञानिक स्वयं का इतिहास, विशेष रूप से लगाव, अटैचमेंट की अवधारणा ट्रेडिंग में हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। जुड़ाव की आवश्यकता, पोषण और सुरक्षा की भावना ये निर्धारित करती है कि हम अनिश्चितता के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एरिक एरिक्सन के विकासात्मक चरणों का उल्लेख किया गया है, जो बताते हैं कि बचपन की अनुभवें जैसे आशा, इच्छा शक्ति, उद्देश्य और सक्षमता कैसे हमारे आत्मसीमित विश्वासों को तारों से जोड़ती है और हमारी ट्रेडिंग को प्रभावित करती है। चिंतित लगाव, एंग्शियस अटैचमेंट शैली वाले व्यापारी डर और आत्मसंदेह का अनुभव करते हैं, जबकि उभयलिंगी परिहार्य, एम्बिवैलेंट अवॉइडेंट लगाव शैली वाले व्यापारी बदला लेने वाली ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग में संलग्न हो सकते हैं। अध्याय 2, ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस व्हाइल ट्रेडिंग। ये अध्याय बताता है कि भावनाएं कैसे सोच पर हावी हो जाती है, खासकर जब वास्तविक पैसा दांव पर होता है। ये भावनाओं को पहचानने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्व पर जोर देता है। जैक का उदाहरण दिया गया है, जो हिचकिचाहट और जल्दबाजी के कारण अवसर खो देता है और नुकसान उठाता है। उसकी तार्किक सोच, बायां मस्तिष्क को उसकी भावनात्मक सोच, दायां मस्तिष्क ने हाईजैक कर लिया था। किताब ये महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है कि विचार ट्रेडर की भावनात्मक स्थिति से उत्पन्न होते हैं, जो ट्रेडर द्वारा देखी और प्रतिक्रिया दी जाने वाली दुनिया को प्रभावित करती है। दिमाग की मनमौजीपन, माइंडलेसनेस हमें परिचित पैटर्न के प्रति अंधा बना देती है, जिससे हम अक्सर डर के एक मनमौजी बादल में अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। जैविक मस्तिष्क, बायोलॉजिकल ब्रेन लाखों वर्षों में डर और डर से बचने के लिए विकसित हुआ है। ये वास्तविक जैविक डर और जोखिम की मनोवैज्ञानिक असुविधा के बीच अंतर नहीं कर पाता। ट्रेडिंग में ये जोखिम प्रबंधन को चुनौती देता है। लेखक का तर्क है कि हमें अपने मस्तिष्क को आवेगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि हम जैविक डर और जोखिम प्रबंधन की मनोवैज्ञानिक असुविधा के बीच अंतर कर सकें। ये उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली ट्रेडिंग की नई मनोविज्ञान की ओर पहला कदम है। अध्याय 3, भावनात्मक स्थिति प्रबंधन का पहला कदम, अपने डर का नामकरण, द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल स्टेट मैनेजमेंट, नेमिंग योर फियर। ये अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग आपकी कमजोरियों को कैसे उजागर करती है, खासकर आपके गहरे डर को। ये अपने डर को नाम देने और उन्हें प्रबंधित करने के महत्व पर जोर देता है। हैरी का उदाहरण दिया गया है, जो बदला लेने वाली ट्रेडिंग में फंस जाता है, जिससे उसे और नुकसान होता है। उसका पहचान एक मजबूत प्रदाता के रूप में थी और नुकसान उसके आत्मसम्मान पर हमला था। लेखक जोर देता है कि भावनाएं जैविक प्रकृति की होती है और हमारी मनोविज्ञान पर हावी होती है। डर और लालच जैसे तीव्र भाव विचार को तेजी से भ्रष्ट कर सकते हैं। अपने डर का सामना करना महत्वपूर्ण है, उनसे बचना या उन पर हमला करना नहीं। मनुष्य में जुड़ाव, अटैचमेंट की गहरी आवश्यकता होती है और ये जुड़ाव की गुणवत्ता हमारे आत्ममूल्य, सक्षमता और अनिश्चितता के प्रति प्रतिक्रिया को निर्धारित करती है। डर संभावनाओं को संकुचित करता है, जिससे हम पुनरावर्ती पैटर्न में फंस जाते हैं। भावनात्मक स्थिति प्रबंधन के लिए पहला कदम अपने शरीर और मन को शांत करना है और डायाफ्रामिक श्वास, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, ये गहरी, धीमी श्वास लेने की तकनीक है
जो भावनाओं की उत्तेजना को बाधित करती है, हृदय गति को धीमा करती है और मांसपेशियों को आराम देती है। और सचेतनता, माइंडफुलनेस, ये अपने विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करना और उन्हें अपनी पहचान से अलग करना है। यह आपको आत्मसीमित विश्वासों से मुक्त होने और अपने छिपे हुए संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है। अध्याय अंत में 9 प्रमुख भय को सूचीबद्ध करता है जो ट्रेडिंग में बाधा डालते हैं, जैसे अनिश्चितता का डर, नुकसान का डर, पिछले नुकसानों की भरपाई करने की जल्दबाजी का डर, सही न होने का डर, अपर्याप्तता का डर, आत्मतोड़ फोड़ का डर, चूक जाने का डर, लालच, विफलता सफलता का डर और विकास और परिवर्तन का डर। ये इन भय को पहचानना सीखने का महत्व बताता है ताकि उनसे निपटा जा सके। भाग 2, स्वयं का पुनः आविष्कार। एक ट्रेडर की मनस्थिति का निर्माण, री इन्वेंटिंग दी सेल्फ, क्रिएटिंग अ ट्रेडर स्टेट ऑफ माइंड। ये भाग ट्रेडर की मानसिकता के पुनर्गठन की 3 चरणीय प्रक्रिया का परिचय देता है। भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन, ये डर, लालच या जल्दबाजी को ट्रेडिंग पर हावी होने से रोकने पर केंद्रित है। मन की नई समझ, न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी माइंड। आप सीखेंगे कि विचार आपको कैसे पकड़ते हैं और सचेतनता के माध्यम से उन्हें कैसे देखना है। उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रकृति को जगाना, अवेकनिंग दी पीक परफॉर्मेंस नेचर। यह आपको स्वयं के उन शक्तिशाली पहलुओं तक पहुंचने में मदद करेगा जो अब तक सुप्त थे। किताब बताती है कि तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी के कारण आपके विश्वासों और धारणाओं को नया आकार दिया जा सकता है। अध्याय 5, क्रमशः फुरियों को शांत करना, डर को बाधित करना और मन को शांत करना। टेमिंग दी फ्यूरीज, डिसरप्टिंग फियर एंड कामिंग दी माइंड। ये अध्याय भावनात्मक विनियमन के लिए श्वास, ब्रीदिंग और सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस तकनीकों का विस्तृत विवरण देता है जो डर को निष्क्रिय करने और शांत मनस्थिति स्थापित करने में सहायक है। ब्रायन का उदाहरण दिया गया है, जो नुकसान को कम करने पर केंद्रित होने के कारण जीतने की संभावनाओं को अधिकतम नहीं कर पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि विश्वासों को बदलना केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हमारा मस्तिष्क एक पैटर्न पहचान और नकारात्मक आकलन करने वाली मशीन के रूप में विकसित हुआ है। यह हमें अनिश्चितता से बचने के लिए आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। बाजार को अनिश्चित संभावना के रूप में देखने के लिए समुद्र और सर्फर के रूपक के माध्यम से आपको शांत रहना और बाजार के संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। श्वास, ब्रीदिंग मार्ग के उदाहरण से पता चलता है कि कैसे डर के कारण उसकी सांस रुक जाती है, जिससे वो ट्रेड नहीं कर पाता। डायाफ्रामिक श्वास, गहरी, धीमी श्वास भावनाओं की उत्तेजना को कम करती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, हृदय गति को धीमा करती है और मांसपेशियों को आराम देती है। ये भावनात्मक हाईजैकिंग को रोकता है और शांत मनस्थिति स्थापित करता है। सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस ब्रूस का उदाहरण बताता है कि कैसे एक भावनात्मक रूप से समृद्ध स्मृति, जैसे रेगिस्तान में तारों वाली रात, का उपयोग शांत और शांतिपूर्ण भावनात्मक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ये ट्रेडर को डर को निष्क्रिय करने और शांत मनस्थिति से बाजार का अवलोकन करने में मदद करता है। मैरी के उदाहरण में उसके फ्रीज होने का कारण बचपन की एक पुरानी स्मृति थी, जिसे सुरक्षित स्थान बनाने से दूर किया जा सकता है। अध्याय 6, क्रमशः सचेतनता, स्वयं के पर्यवेक्षक को जगाना, माइंडफुलनेस, अवेकनिंग दी ऑब्जर्वर ऑफ दी सेल्फ। ये अध्याय बताता है कि सचेतनता कैसे हमें अपने विचारों से अपनी पहचान को अलग करने और अपने आंतरिक संघर्ष का निरीक्षण करने में मदद करती है। बिल का उदाहरण, बिल को ट्रेडिंग में आत्मसंदेह और डर के कारण समस्याएं आती है, खासकर जब वो वास्तविक पूंजी का जोखिम लेता है। उसे लगता था कि वह और उसके विचार एक ही है। मनमौजीपन से जागना, बिल धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसके मन में विचारों की विभिन्न धाराएं चल रही हैं और उन्हें दबाने से वे मजबूत हो जाते हैं।
सचेतनता का अभ्यास। बिल सांस लेने और शांत होने के कौशल सीखता है, जिससे वह अपने विचारों से पीछे हटकर उनका निरीक्षण कर पाता है। ये उसे ये समझने में मदद करता है कि वह और उसके विचार एक नहीं है। ट्रेडिंग में सचेतनता का अभ्यास। आपको अपनी ट्रेडिंग लॉग में भावनात्मक और विचार संबंधी नोट्स लिखने की सलाह दी जाती है, खासकर जब आपको समस्याएं आती है। इन विचारों के स्रोत और इरादे को पहचानने के लिए ये कौन कहता है, ये ऐसा क्यों है, और आपका इरादा क्या है, जैसे प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। अध्याय में ट्रेडर के अनुभवों का वर्णन किया गया है कि कैसे सचेतनता उन्हें आवेगशील ट्रेडिंग या हिचकिचाहट जैसी समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करती है। अध्याय 7, क्रमशः आंतरिक संवाद, मन पर नियंत्रण करना, द इंटरनल डायलॉग, रेसलिंग कंट्रोल ऑफ द माइंड फ्रॉम लिमिटिंग पैटर्न्स। ये अध्याय आंतरिक संवाद, इंटरनल डायलॉग को उजागर करता है, विशेष रूप से आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक, और अनुकूलित आवाज, एडेप्टेड वॉइस, जो अक्सर हमारी जागरूकता से परे हमारी ट्रेडिंग को नियंत्रित करते हैं। बिल की डायरी। बिल को अपने मन में घुसपैठिए विचारों, ये आपके लिए कभी नहीं होगा, का पता चलता है। उसे ये एहसास होता है कि वह अपनी आत्मयोग्यता को अपनी ट्रेडिंग की सफलता से जोड़ रहा है, जिससे निराशा होती है। आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक, ये हमारे दिमाग में नकारात्मक मूल्यांकन करने वाली मशीन है। ये आत्मसंदेह पैदा करता है, योग्यता पर सवाल उठाता है और अक्सर आवेगशील निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ये जैविक डर और नकारात्मक मूल्यांकन, जैसे सेबर टूथ टाइगर के पीछे खतरा देखने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। अनुकूलित आवाज, एडेप्टेड वॉइस, ये हमारे बचपन के अनुभवों, लगाव और विकास से उपजी भय आधारित और बाल सुलभ प्रतिक्रिया है। ये अक्सर आंतरिक आलोचक की आलोचनाओं से बचने के लिए बाहरी सत्यापन, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहता है। डैन का उदाहरण बताता है कि कैसे उसके परिवार के नुकसान के इतिहास ने उसे जोखिम से बचने के लिए अत्यधिक सतर्क बना दिया, जिससे उसकी ट्रेडिंग सीमित हो गई। अन्य अनुकूलित आवाजें शामिल हैं: पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट, धोखेबाज, फ्रॉड, तोड़फोड़ करने वाला, सैबोटियर, मूर्ख, फूल और अल्फा। लेखक का तर्क है कि जब तक व्यापारी इन आत्मसीमित आंतरिक संवादों को पहचानते और चुनौती नहीं देते, वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अध्याय 8, क्रमशः सचेत व्यापारी, स्वयं की समिति का पुनर्गठन, द माइंडफुल ट्रेडर, रीऑर्गेनाइजिंग द कमिटी ऑफ द सेल्फ। ये अंतिम अध्याय ट्रेडर के मन को एक स्वयं की समिति, कमिटी ऑफ द सेल्फ, के रूप में देखने की अवधारणा का परिचय देता है, जहां विभिन्न आंतरिक आर्केटाइप्स, शक्तिशाली आंतरिक नायक मिलकर काम करते हैं ताकि उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली ट्रेडिंग हो सके। विकी का उदाहरण, पहले वो डर और आत्मसंदेह से लकवाग्रस्त थी। भावनात्मक विनियमन के अभ्यास से, श्वास और सुरक्षित स्थान, वो शांत हुई और अपने मन को एक समिति बैठक के रूप में कल्पना करने लगी। विकी ने सीखा कि उसके मन में एक डरा हुआ बच्चे जैसा हिस्सा, जिसे वो छोटी विकी कहती है, था, जिस पर आंतरिक आलोचक हमला करता था। उसने एक मां जैसी करुणामय भाग को बुलाया, जिसने उस डरे हुए हिस्से को शांत किया। इसके अलावा उसने अपनी स्काई डाइविंग की स्मृति से साहस, योद्धा आर्केटाइप को पुनः जगाया, जिससे वो आत्मसंदेह का सामना कर सकी। स्वयं की समिति में अब नए आर्केटाइप शामिल थे: शासक, रूलर, अनुशासन, पालनकर्ता, नर्चरर, बटा देखभाल करने वाला, केयरगिवर, करुणा, ऋषि, सेज, निष्पक्षता, और योद्धा, वॉरियर, साहस। ये जन्मजात क्षमताएं हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। मुख्य आर्केटाइप्स और उनकी भूमिकाएं। ओ अनाथ, ऑर्फन डराधारित ट्रेडिंग को दर्शाता है। ये वो हिस्सा है जो अपर्याप्तता या शक्तिहीनता महसूस करता है। भावनात्मक विनियमन से
इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ओ पालनकर्ता, केयर गिवर, ये करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करने और अपने घावों को ठीक करने में मदद करता है। ओ योद्धा, वॉरियर, ये साहस को दर्शाता है जो आपको डर का सामना करने और कार्य करने की अनुमति देता है। ये आंतरिक आलोचक से बचाता है। ओ शासक, रूलर, ये शांत अधिकार, अनुशासन और संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। ये ट्रेडिंग समिति का कार्यकारी कार्य है जो अन्य आर्केटाइप्स को निर्देशित करता है। ओ ऋषि, सेज, ये निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान करता है। डर की अनुपस्थिति में ये प्रभावी होता है जिससे शांत, तटस्थ निर्णय लिए जा सकते हैं। ओ जादूगर, मैजिशियन, ये दूरदर्शी होता है जो बाजार में पैटर्न और संभावनाओं को देखता है। ओ निर्माता, क्रिएटर, ये अंतर्ज्ञान और गट इंस्टिंक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। ओ निर्दोष, इनोसेंट, आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। ओ खोजकर्ता, सीकर, आत्मसत्य और उद्देश्य की तलाश करता है। ओ प्रेमी, लवर, ट्रेडिंग के प्रति जुनून को दर्शाता है। ओ विध्वंसक, डिस्ट्रॉय, नुकसान को जल्दी काटने की क्षमता। ओ मस्खरा, जेस्टर, आत्ममजाक और तनाव को संतुलित करने की क्षमता। ओ दिव्य, डिवाइन, स्वयं से बड़े उद्देश्य की सेवा करने की इच्छा। ये आंतरिक सत्यापन का स्रोत है। आर्केटाइप्स विकसित करने के तरीके। ओ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बाहरी नायकों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर की वीरता को सक्रिय करना। ओ स्मृति संवर्धन, मेमोरी एनरिचमेंट, किसी वास्तविक अनुभव की स्मृति को पुनः प्राप्त करना और उसे अनुशासन, धैर्य, साहस और निष्पक्षता जैसे गुणों से समृद्ध करना। ये प्रक्रिया आत्मसीमित विश्वासों को चुनौती देती है और आपको डर की शक्ति से मुक्त करती है। उपसंहार, एपिलॉग, ये किताब इस विचार के साथ समाप्त होती है कि ट्रेडिंग आपकी आत्मखोज का एक शक्तिशाली मार्ग है। शुरुआत में व्यापारियों को लगता है कि वे बाजार से लड़ रहे हैं, लेकिन अंततः उन्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई उनके भीतर है। एक सफल ट्रेडर ने कहा, ट्रेडिंग एक स्केल पेल की तरह है, यह आपकी मनोदशा को हड्डी तक काट देगी। केवल ट्रेडिंग के प्रति गहरा जुनून ही एक विकासशील ट्रेडर को बनाए रखता है। यह किताब आपको आत्मसीमित पैटर्न को छोड़ना और नए, सशक्त पैटर्न और विश्वास विकसित करना सिखाती है। भावनात्मक रूप से अपने डर और आवेग को नियंत्रित करने की क्षमता आपको सचेतनता और आत्मसीमित विश्वासों से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अंततः आप स्वयं के डिजाइनर बन जाते हैं और ट्रेडिंग आपका शिक्षक बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत विवरण आपको इस किताब की गहरी अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी माइंडफुल ट्रेडिंग की एक झलक, जहां हमने जाना कि ट्रेडिंग की असली जीत न चार्ट्स पर है, नहीं इंडिकेटर्स में, बल्कि आपके अंदर है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे रीडर्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहराई वाली ट्रेडिंग किताबों के लिए जुड़े रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपके ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या है। और हां, इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक यात्रा में हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए माइंडफुल रहिए, डिसिप्लिन रखिए और स्मार्ट तरीके से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।